तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम पुनः प्रीवियस पेपर को लेकर के आए हैं, जिसके अंदर से प्रश्नों का समाधान करते हुए कौन कौन से प्रश्न संभावित हो सकते हैं उन सब के बारे में, उनके ऑप्शंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण आभ्यंतर प्रयत्नाः कतिधा भवन्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन में एकादशधा, द्वादशधा, पंचधा और द्विधा इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पंचधा। आभ्यंतर प्रयत्न है हमारे पास स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत, स्पृष्ट पृष्ठ, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, विवृत और संवृत। संवृत। तो इनमें से बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं जो स्पर्श वर्ण होते हैं, क से लेकर के म तक। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। क से म तक के जो वर्ण होते हैं उनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है और उनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट कहलाता है। ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानम। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं य र ल व अंतस्थ, उन अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट होता है। तदनंतरम ईषद विवृतम ऊष्मणाम, जिसके अंदर श, श, स और ह इन ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। विवृत के अंदर सभी स्वर आ जाते हैं, संवृत में केवल आकार, ह्रस्व आकार। ये ह्रस्व आकार भी प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। प्रयोग में संवृत होता है और प्रक्रिया दशा के अंदर विवृत कहलाता है। तो इतना आपको स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत इनका ध्यान रखना है। और इससे पहले भगवान पाणिनि ने केवल 4 ही आभ्यंतर प्रयत्नों को माना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए इसमें लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण आभ्यंतर प्रयत्नाः कतिधा भवन्ति, यह लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसके अंदर पूछा गया है। 11 हमारे बाह्य प्रयत्न होते हैं। बाह्य प्रयत्न होते हैं संवार, नाद, घोष, आघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, विवार। तो इस तरीके से ये 11 होते हैं। इनके बारे में भी आपको ध्यान में रख लेना है। यहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये लाइन लिखी हुई थी तत्र स्पृष्टम, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर ही ये तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषद विवृतम उष्माणाम, विवृतम स्वराणाम, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। ऐसा आपको याद कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे विवार, संवार, श्वासो, नाद, घोष, आघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसके अंदर से याद क्या रखना है? ये वाली पंक्ति आपको याद रखनी है। खरो विवाराह श्वासाह आघोषाश्च। कि खर प्रत्याहार के अंदर जो भी वर्ण आते हैं वे विवार, श्वास और आघोष कहलाते हैं। तदनंतरम हसः संवारा नादा घोषाश्च। हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण संवार, नाद और घोष कहलाते हैं। उसके बाद वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम यणश्चलप प्राणः। ये स्क्रीन के अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है और यण प्रत्याहार जो है वह अल्प प्राण होते हैं। और वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ, शलश्च महाप्राणः। जो दूसरा और चौथा और शल प्रत्याहार जो होता है वह महाप्राण कहलाते हैं। और जितने भी स्वर हैं वह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद वाले होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में, क्योंकि संज्ञा प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और एस्टेट में और नेट जेआरएफ में कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षा में बढ़ चढ़ करके संज्ञा प्रकरण से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इन प्रश्नों का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और संज्ञा प्रकरण के अंदर भी तुल्यस्य प्रयत्नम सावर्णम, इस सूत्र को अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। शानच प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। शानच प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है? प्रयोग होता है किस अर्थ में होता है? तो वर्तमान काल अर्थ में होता है। ये 2 प्रत्यय हैं, क्षत्रिय और द्वितीय है शानच।
क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपद धातुओं के साथ किया जाता है। पठति, पठतः, पठन्ति जो इस तरीके से चलती हैं तो पठन, गच्छन, क्रीडन, ददन इस तरीके से चलती हैं। और जो आत्मनेपद धातु होती हैं उन आत्मनेपद धातुओं के साथ सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। कंपमानः, एधमानः इस तरीके से। भूतकाल के लिए दो प्रत्यय हमारे पास हैं, त और तवतु। पठितवान, गतवान, क्रीडितवान इनके लिए तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्षत्रिय और सानस के अंदर अगर आप श जोड़ देते हो, जैसे हमने बोला पठन और उसी में ही पठिष्यन ऐसा जोड़ देते हो तो वह भविष्य काल अर्थ के अंदर भी चला जाता है। तो इन्होंने च का नहीं पूछा था, सामान्य सानस का प्रयोग पूछ रखा था। उसके बाद अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न बहुत ही आसान है। इसके अंदर जैसे ही आप अक्षरों की गणना करोगे तो इसके अंदर 15 अक्षर निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बस 15 अक्षर गिनने के बाद यहाँ ध्यान देना है वसंत तिलका में 14 अक्षर हैं, मंदाक्रांता में 17 अक्षर हैं, शिखरणी में भी 17 अक्षर हैं, मालिनी में 15 अक्षर हैं। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका लक्षण और छंदों को पहचानना कैसे है यह भी आपको ज्ञात होना चाहिए। तो हमने एक प्लेलिस्ट प्रारंभ कर रखी है, तो उसके अंदर आप छंद परिचय के नाम से एक लिस्ट है। उसके अंदर सबसे पहले सामान्य परिचय है, छंद की कौन कौन सी बुक है, छंद को का स्थान वेदों के अंदर क्या है, वेदांगों के अंदर क्या स्थान रखता है छंद, और कैसे लघु गुरु को पहचानना है, कैसे गणों की गणना करनी है, वे प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ ही प्रत्येक छंद का लक्षण, किस तरह से उनको गाना है, कहाँ पर यति लेनी है, यति का क्या रहस्य है, सबके बारे में वहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। तो आप छंद के अंदर से प्रत्येक परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न रहते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। छंद परिचय की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर से छंद के बारे में डेली एक एक वीडियो अपलोड हो रही हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इसका जो लक्षण था मालिनी का, न माया युतेयम मालिनी भोगी लोकये। यहाँ पर पूछा जा सकता था कि पहली यति कहाँ पर होगी, तो पहली यति के लिए आपको पता है कि पहली यति 8 पर है, दूसरी यति 7 पर है, वो आपको सब प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। वसंत तिलका के अंदर कोई यति नहीं है, तो इसके बारे में डिटेल से यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहाँ जाकर के देखिए कि किस किस का उच्चारण किस तरीके से करना है। उसके बाद लिखा है, बहुत ही आसान प्रश्न आया हुआ है, वृद्धि रेचि सूत्रस्य उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते, कि वृद्धि रेचि इस सूत्र के उदाहरण के रूप में इनमें से कौन सा हो सकता है। तो अगर आपने संधि को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इसको प्रश्न को करने में आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे नरेंद्रः, नरेंद्रः के अंदर गुण संधि है, गुणोदकम इसके अंदर भी गुण संधि है, गवेंद्रः गो प्लस इंद्रः यहाँ पर अवंग आदेश हो जाता है, और जन प्लस ऐश्वर्यम क्या बन जाता है, जनैश्वर्यम बन जाता है। वृद्धि संधि को पहचानने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, आ ऐ औ इनको वृद्धि कहा जाता है। और अगर आपको शब्द के अंदर ये 3 दिखाई दें, ऐ और औ दिखाई दें, तो समझ लेना है कि वृद्धि संधि का ही उदाहरण 99% मिलेगा। और गुण के लिए उदाहरण या तो आपको ए मिले या आपको ओ मिले। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि देखिए नरेंद्र के अंदर ए दिखाई दे रहा है, गुणोदकम के अंदर ओ दिखाई दे रहा है, गवेंद्र के अंदर भी, तो ये सब गुण संधि के उदाहरण हैं। ऐसा भी आपको ध्यान में रखना है। ये पूछ लिया जाए कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वृद्धि रादैच। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो अदेंगुणः। वृद्धि संधि का विधान करने वाला सूत्र वृद्धि रेचि, बहुत सारे हैं परंतु वृद्धि रेचि उनके अंदर से एक प्रमुख है। गुण संधि का विधान करने वाला आद्गुणः जो आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से आपको इनका ध्यान रखना है। उसके बाद कस्य कवेः उपाधि तुरंग बाणः वर्तते, ये तो बाण भट्ट की है, बाण शब्द आपको दिखाई दे गया। कवि की उपाधि से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ हमारे एस्टेट स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर जितने भी मुख्य मुख्य कवि हैं सब कवियों की उपाधियां वहां पर बतलाई गई हैं, उनके उपनाम कौन कौन से वहां सब बतलाए गए हैं। वहां से आप पढ़ करके ऐसे ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आ रहे हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से अनुशीलन कर सकते हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं धात्रंशः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। धात्रंशः है ना, धात्री प्लस अंशः, आपने इको यणचि सूत्र को पढ़ा होगा। उसके बाद आने वाले 3 से 4 सूत्र, उन्हीं में ही आपको धात्री प्लस अंशः मिल जाएगा। यहाँ पर संधि के सूत्र से हुई है तो आप कहेंगे इको यणचि सूत्र से।
ये नहीं बन सकता धाता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। इको एनर्जी सूत्र से री को र हो जाता है और री को जब र होगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा और इसको जैसे ही जोड़ोगे बन जाएगा धात्रणशः ऐसा। तो संधि के अंदर से ऐसा प्रश्न आ सकता है। उसके बाद लिखा है कि जने कर्तुः प्रकृति सूत्रानुसारेण वाक्य रचना अस्ति। ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सूत्र का कथन है कि जन धातु का जो कर्ता है उस कर्ता की जो प्रकृति है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे प्रजाः, पहले इसके देखिए प्रजाः प्रजायन्ते, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर प्रजा लिखा है, यहाँ पर प्रजायन्ते लिखा है। प्रजा एक वचन में, धातु बहुवचन में, तो ये तो हो नहीं सकता। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब एक ऑप्शन तो इनके अंदर से कट गया। अब आपको ये पता होना चाहिए ये सूत्र कहाँ का है। पंचमी अपादान के अंदर यह आता है, पंचमी विभक्ति में। जने कर्तुः प्रकृति, जन धातु का जो कर्ता है उस कर्ता की प्रकृति है। प्रजाः प्रजायन्ते, प्रजा उत्पन्न होती है, कहाँ से होती है? तो ब्रह्म से होती है, ब्रह्मणः। तो ना तो ये तृतीय विभक्ति में आता है, ना ये सप्तमी में आता है, ना ये चतुर्थी में आता है। तो इसका जो ठीक आंसर रहेगा वो ये रहेगा। इसी के तुरंत बाद एक सूत्र आता है भुवः। तो उस सूत्र के अंदर आपको यह ध्यान देना है कि हिमवताः गंगा प्रभवति, भुवः प्रभवः सूत्र है वो। तो हिमवताः गंगा प्रभवति, जो प्रकाश स्थान है वहां से गंगा उत्पन्न हो रही है, हिमालय से गंगा उत्पन्न हो रही है। ऐसे ही कारकों को लेकर के भी हमने एक प्लेलिस्ट प्रारंभ की है, उसके अंदर से सूत्र का कौन सा उदाहरण है, सूत्र को सामान्य रूप से समझाते हुए ऐसे ही हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की है। डिटेल के अंदर उसके अंदर नहीं समझाया गया है, केवल परीक्षा की दृष्टि से सूत्र के द्वारा पूछे जाने वाला उदाहरण उनके रूप में हमने उसके अंदर चर्चा की है। तो आप भी उस प्लेलिस्ट को अवश्य ही देखिए, वहां से आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सब सूत्रों का जो भी हमने इस कक्षा के अंदर पढ़ा है उनका अभ्यास कीजिए।